ओके, हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हमने स्टार्ट की थी हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थी हमारी सेकंड, लेक्चर था हमारा 15th, और आज की ये जो 15th लेक्चर है ये हमारे इस यूनिट का, आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसका टॉपिक है आज ग्लूकोज स्टोरेज। ओके, तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर है। हमने क्या करना है, सिंपली पहले टॉपिक को समझते हैं। हमने पढ़ना है ग्लूकोज का हमारी बॉडी में स्टोरेज कैसे होता है। आपको पता है भाई, हम लोग खाना खा रहे हैं ना, हम लोग फूड खा रहे हैं, फूड में हमको क्या मिल रहा है, हमारा ग्लूकोज मिल रहा है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, इस ग्लूकोज को डायरेक्टली एज अ ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं करती है, ये अलग अलग फॉर्म में हमारी बॉडी पे जाके स्टोर होता है। तो उसी को आज के लेक्चर पे हमने समझना है। ओके, तो देखो मैं थ्योरी के साथ पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है इसमें ज्यादा कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी के साथ भी चलोगे तो हो जाएगा। तो यही मटेरियल आपने एग्जाम में लिखना है और एज इट इज लिखना है। ओके, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा समझाने वाला है, बाकी ये आपका बहुत आसान है। ओके, तो देखो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज को ही थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन अ बॉडी टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड प्रोवाइड एनर्जी व्हेन नीडेड। तो हमको पता है भाई, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जरूरी होता है, हम ग्लूकोज को हमारी बॉडी में जरूरी है तभी तो स्टोर कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, तो ये बोले ग्लूकोज को हम स्टोर करते हैं कि इसीलिए ताकि हमारी बॉडी में जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो भी मेंटेन रहे, ब्लड का ग्लूकोज मतलब ब्लड का जो शुगर लेवल है वो भी मेंटेन रहे। और यही ग्लूकोज को हम लोग यूज करते हैं फॉर एनर्जी सोर्स, क्योंकि हमको पता है हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम इसी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और हमको 36 एटीपी का प्रोडक्शन मिलता है। एटीपी यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन मिलता है। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी के सोर्स के लिए हमको कहाँ से एनर्जी का सोर्स हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो एनर्जी के सोर्स के लिए भी हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो आपने ग्लूकोज को पहले से डिफाइन किया। उसके बाद बोल रहा है कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्लूकोज के। कौन कौन से भाई, सबको पता है। लिखा है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्लूकोज इज प्रोवाइड एनर्जी। अभी अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, आपने स्टार्टिंग के लेक्चर पे पढ़ा था, रेस्पिरेशन मतलब हम लोग जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग से हम लोग ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन बाय ब्लड हमारे टिश्यू तक पहुंचती है, और टिश्यू में हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, यहाँ पे जो हमने ग्लूकोज रखा है, ये ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के बाद हमारे वेस्ट प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल। साथ ही साथ 36 एटीपी हमको मिलती है। एटीपी यानी कि एनर्जी हमको मिलती है, यानी कि यहाँ पे हमको एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, ये ग्लूकोज। तो ये बोल रहे हैं ये जो ग्लूकोज है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। किस लिए, ताकि हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सारी करते रहे, प्रोसीड होते रहे। जैसे हम लोग बॉडी में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटी एनर्जी की वजह से तो हो रही है, और वो एनर्जी हमारी ग्लूकोज से मिल रही है। आगे क्या लिखा है, जैसे एक्टिविटीज लिखिए, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। भाई आप अपने मसल्स को हिला रहे हैं ना, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिली है, ग्लूकोज। अगला है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों। उसके पूरे हार्ट हमारा जो रिदम करता है उसका, और हमारी जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है वो भी, उसमें भी आपका किसका इन्वॉल्वमेंट है, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। और ये एनर्जी हमारी ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आगे सेकंड फंक्शन क्या लिखा है, ये बोल रहा है, the energy needed by the brain, neurons and the developing red blood cells can also only be acquired from the glucose। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बोल रहा है ना, हमारे ब्रेन को, हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे डेवलपिंग आरबीसीज, हमारी बॉडी में जो आरबीसीज बन रहे हैं, ये जो डेवलपिंग आरबीसीज हैं, इन सबको अगर एनर्जी की जरूरत होती है तो सिर्फ एक अकेला सोर्स हमारे पास एनर्जी का है, वो है ग्लूकोज। तो इन सब के लिए ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। तो देखो अभी हमने इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी सी बात रखी है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब बात आती है कि भाई ग्लूकोज हमने पढ़ा कि हमारा एनर्जी का सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। अब ये एनर्जी का सोर्स है तो भाई अब हमको इसको बॉडी में स्टोर भी तो करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने अभी खाना खाया तो मुझे सिर्फ अभी एनर्जी की जरूरत है। मैंने मॉर्निंग में खाना खाया है, इवनिंग में नहीं खाया, तो इवनिंग में भी तो मैं कुछ काम कर पा रही हूँ। जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं ऐसा नहीं कि होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि हमारे पास एनर्जी नहीं, हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। हम फास्टिंग में हैं, हमने खाना नहीं खाया, फिर भी हमारे अंदर एनर्जी होती है अपनी बॉडी को एक्टिविटी, बॉडी को एक्टिव करने की, या फिर बॉडी के जो हमारे काम हो रहे हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, हार्ट की रिदम चल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि फास्टिंग है तो ये सब के सब रुक गए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी पे स्टोर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम या फिर अब बोल दिक्कत की बात यह है कि ग्लूकोज कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी पे स्टोर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने ये चीज तो जानते हैं कि चाहे आपके प्लांट्स हो, भाई चाहे आपके एनिमल्स हो, दोनों को ही एनर्जी चाहिए। और एनर्जी
एनर्जी का सोर्स दोनों का क्या है, हमारा ग्लूकोज ही है। ओके, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि ये ग्लूकोज कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी पे स्टोर नहीं होता। ये क्या है, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी पे स्टोर होता है। आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्लांट कभी भी ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करने के बजाय स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और एनिमल ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करने के बजाय ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन एंड लिपिड दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये तब देखो, आपका ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर होता है एनिमल में, और लिपिड के फॉर्म में भी हमारी बॉडी पे ये स्टोर होता है। थोड़ा हैंग कर रहा है। लिपिड के फॉर्म में भी हमारी बॉडी पे स्टोर होता है, लेकिन मेनली ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। लिपिड के फॉर्म में तब स्टोर होगा जब हमारी बॉडी को ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। मतलब मैंने आज खाना खाया है, अब जो ग्लूकोज मेरी बॉडी पर रहा होगा वो इतना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा आप बोल सकते हो, वो हमारी बॉडी में लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारी इमरजेंसी के टाइम पे यूज होता है, वरना जनरली ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपने ये चीज सुनी भी होगी या फिर आपने पहले पढ़ा भी होगा, जूनियर क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और हमने यही चीज पढ़नी है कि ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज तो मेन एनर्जी का सोर्स है। सोर्स जो है वो कभी भी डायरेक्टली फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी पे स्टोर नहीं होता। हम लोग यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बात करने वाले हैं, तो एनिमल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, या लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसकी जरूरत होती है तो वापस से ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिपिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग ग्लूकोज से क्या निकालते हैं, अपनी एनर्जी यानी कि एटीपी निकालते हैं। ये चीज हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपने ऐसे आंसर करना है। यहाँ पे भी यही चीज देखिए, सीरीज कर लेते हैं। ये बोले ग्लूकोज स्टोरेज मैकेनिज्म, ग्लूकोज को हम हमारी बॉडी पे कैसे स्टोर करते हैं उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो ये बोले हमारे पास जनरली दो पाथवे होते हैं। पहला ये कि हम लोग ग्लूकोज से क्या बनाना है, ग्लाइकोजन बनाना है। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि मेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोरेज इन एनिमल, हमारे एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में आप बोल सकते हो, हम भी तो एनिमल्स ही हैं, हमारी बॉडी पे ग्लूकोज को मेनली स्टोर करने का फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन है। दूसरा इसके अलावा एक और फॉर्म है, वो है लिपिड। लिपिड के फॉर्म में तब स्टोर होगा जब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, कि हमें अभी नहीं, करंट में नहीं, फ्यूचर में कभी एनर्जी की जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिपिड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन इसका हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी में। क्लियर हुआ ना। अब इन दोनों को ही हमने आज के लेक्चर पे कवर करना है। तो पहले देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, है आसान, बस ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पे ऐसे ही आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहले है ग्लाइकोजन स्टोरेज पाथवे, या फिर आप बोल सकते हो मैकेनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो ग्लूकोज है इसको हम कैसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आप ये भी आगे पढ़ेंगे कि जब कभी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा और कैसे हम ग्लूकोज से एटीपी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भी ग्लाइकोजन में हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो ये बोला के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ ए अल्फा डी ग्लूकोज। तो देखो एक एक करके सारे टर्म समझा रही हूँ। सबसे पहले बोले ग्लाइकोजन हमारा क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, वो जो बहुत सारे मोनोमर से बनता है। आपने पढ़ा है मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं। और मर मतलब क्या होता है आपका, मर मतलब होता है यूनिट, यानी कि जब हमारे पास सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। और जब ये सिंगल यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती है, जैसे एक यूनिट है सपोज ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज मेरा क्या है, मोनोमर। अब जब ऐसे ही मैं नंबर ऑफ ग्लूकोज की यूनिट ले आऊंगी तो अब ये मोनो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉली में। बिकॉज पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, और मर मतलब होता है आपकी यूनिट। तो जब मैं बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ दूंगी, जैसे हमारे एक माला होती है ना, वैसे ही अगर आपस में जोड़ दूंगी तो ये मोनोमर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ये बोल रहा है ग्लाइकोजन आपका क्या है, पॉलीमर है। और ये पॉलीमर किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब ये जो यूनिट है वो किसकी है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो मेरे पास जब नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ऑब्वियस सी बात है ये ग्लूकोज का ही तो होगा, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो स्टोर कर रहा है। तो जब आपके पास देखो ग्लूकोज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डी और एक होता है एल। तो ये डी वाला है, जब हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होंगे और बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, और वो जब आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे बाई अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो हमको एक पॉलीमर मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा याद रखना
कि ये जो पॉलीमर है वो एक टाइप का ब्रांच पॉलीमर है। ब्रांच पॉलीमर मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक अल्फा डी ग्लूकोज ये था, अल्फा डी ग्लूकोज ये था, ये सब मेरे अल्फा डी ग्लूकोज है। ओके, इनको मैंने आपस में जोड़ा और आपको पता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये बॉन्ड जुड़ता है और जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अगर ये सीधे सीधे चेन आपके बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं लीनियर चेन। ओके, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर पॉलीमर। लेकिन अगर आप बोल सकते हो लीनियर के साथ साथ ऐसे ब्रांच में भी आपके अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े हैं, ऐसे ब्रांच में भी ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, हम लोग देखेंगे कि यहाँ लीनियर भी है और चीजें ब्रांच भी हैं, तो हम इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ये एक टाइप का ब्रांच पॉलीमर है जिसमें आपको लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज दोनों देखने को मिलेगी। और लिंकेज कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम लोग स्ट्रेट की बात करते हैं, लीनियर चेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो आपका कौन सा होता है? अल्फा 1,4। और लिंकेज का नाम तो सबको पता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जो हमारी ये ब्रांच चेन है इसमें जो लिंकेज होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4,1,6 क्या इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन को, कि ग्लूकोज के फर्स्ट और फोर्थ, एक पहले ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन, दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ पोजीशन आपस में जुड़ रहा है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो लिंकेज बन रहा है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेम वे पे जब आप ब्रांच के फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे एक आपका अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट पोजीशन होगा, दूसरे की 6 पोजीशन होगी, और ये जो लिंकेज बनेगा ये बनेगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो वही चीज दिखाई कि 1,4 इज लीनियर चेन एंड 1,6 इज ब्रांच चेन। ठीक हो गया? तो आपने जस्ट इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। तो ग्लाइकोजन क्या है? आप बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ये पॉलीमर सिर्फ लीनियर नहीं है, चेन भी है, क्योंकि सॉरी ब्रांच भी है, क्योंकि यहाँ पर लीनियरली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी है और ब्रांच में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी है। क्लियर हुआ? अब ये बोल रहा है ये ग्लाइकोजन यहाँ लिखा हुआ है स्टोर्ड इन लिवर। अब भाई आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है? तो हमारी बॉडी में दो जगह हमारा ये जो स्टोरेज है वो होता है। पहला है लिवर, लिवर में 10% होता है, और आपके मसल्स में कितना होता है? 1% होता है। ठीक है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर बना है, आप बनाना चाहते हैं तो आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। पीपीटी में आपको जो इसकी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी वहां आपको ये पूरा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपने ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को बता दिया। अब हम ये समझते हैं कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कैसे हो रही है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस मतलब आपकी बॉडी में ग्लूकोज था, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज को तो आप स्टोर नहीं कर सकते, ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, तो ग्लूकोज से मुझे क्या बनाना है? अब ग्लाइकोजन बनाना है। तो मैं कैसे इस ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करूं, कैसे इस ग्लाइकोजन को बनाऊं फ्रॉम ग्लूकोज, इसको अब हमने पढ़ना है। 4 स्टेप की रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं तो सुनिएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब सबसे पहला स्टेप है कि भाई ग्लूकोज को आपने स्टोर करना है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो सबसे पहला काम है कि इस ग्लूकोज को आप एक्टिवेट करो, इसका एक्टिवेशन कराओ। तो एक्टिवेशन कैसे होता है भाई? ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो स्टेप है यहाँ पे भाई, ये जो स्टेप, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये एंजाइमेटिक कन्वर्जन है, यानी कि एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा। और एंजाइम कौन सा होगा? तो ये बोल रहा है अगर आप ये रिएक्शन मसल्स में देख रहे हैं तो आपको हेक्सोकाइनेज मिलेगा, और लिवर में देख रहे हैं तो आपको ग्लाइकोकाइनेज मिलेगा। तो बस याद करने वाली चीजें, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एटीपी इज रिकॉर्ड, और इस स्टेप के लिए यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी आपको खर्चनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये पूरी रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए मैग्नीशियम आयन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया? उसके बाद ये बोल रहा है जब आपको G6P मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल जाएगा, अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्जन किया जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ग्लूकोज का एक्टिवेशन किया, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या है? स्टेप सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज मतलब क्या है? यूडीपी मतलब होता है आपका यूरिडिन डाइफॉस्फेट। तो हमने क्या करना है? यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका G1P, यानी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ जब आप यूटीपी यानी कि यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, तो आपको यूडीपी ग्लूकोज मिल जाता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन चेन इलोंगेशन। ग्लाइकोजन चेन इलोंगेशन मतलब अब यहाँ पे आप चेन इलोंगेशन की प्रोसेस करोगे। इसमें क्या होगा? इनिशियली जो आपको ना एक प्राइमर लेना होता है, प्री एग्जिस्टिंग, मतलब आपने एक प्राइमर लेना होता है। प्राइमर मतलब जो पहले से आपके पास, आपने क्या करना होता है, जो आपका ग्लाइकोजन बनाना है ना, इसी का प्राइमर लेना होता है।
ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन को लेना होता है, उसको आपने ऐड करना होता है और उसका इलोंगेशन करना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं आप, यूडीपी ग्लूकोज जो आपको मिला है इस ना प्राइमर जो रेसिड्यू जो ग्लाइकोजन है उसे आप डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम। नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोजन सिंथेटेज मतलब ग्लाइकोजन की यहाँ सिंथेसिस होगी। तो फिर जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आपका ग्लाइकोजन। देखो n प्लस रेसिड्यू मतलब ये आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, मतलब आपने जो ओरिजिनल लिया होता है इसके साथ अब आपका इलोंगेशन होते रहेगा और आपको ग्लाइकोजन नंबर ऑफ ग्लाइकोजन मिलते रहेंगे। ठीक हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट स्टेप है ब्रांच फॉर्मेशन। चेन बनेगी, अब ब्रांच का फॉर्मेशन कैसे होगा, ब्रांचिंग एंजाइम यूज करेंगे जो कि क्या करेगा, क्रिएट करेगा अल्फा 1,6 बॉन्ड इंक्रीज एंड एक्सेलरेट एनर्जी रिलीज। ओके, तो अब इसका काम क्या होगा, तो ये बोल रहा है भाई ब्रांचिंग एंजाइम हम लोग यूज करेंगे जो कि आपका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा जो कि ग्लाइकोजन को स्टेबिलिटी भी देगा और एनर्जी रिलीज को एक्सेलरेट भी करेगा। तो बस ये देखो मैंने शॉर्ट में आपके लिए सारी चीजें वही है, अगर आप डायग्राम के थ्रू बनाते तो कंफ्यूज होते, यहाँ स्टेप वाइज लिखा है, आपको बस थोड़ी सी चीजें यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके क्या बना दिया, ग्लाइकोजन बना दिया और उसमें ब्रांचिंग भी कर दी फॉर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप, अगली चीज क्या बोल रहा है आपका, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब भाई ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे क्या बोला, हमारे ग्लूकोज बॉडी में स्टोर करना था तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को मैंने स्टोर कर दिया। अब मेरी बॉडी को सपोज जरूरत है एनर्जी की, तो मेरी बॉडी में क्या होगा, ये जो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म में है आपके लिवर में भी और आपके मसल्स में भी, उसका कन्वर्जन दोबारा किस होगा, तो ये जो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेलाइसिस। तो नाम से समझ में आ जा रहा है, ग्लाइकोनियो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करेंगे, किसके लिए, ताकि हमको ग्लूकोज मिल सके और ग्लूकोज से फिर फर्दर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोबिलाइजेशन ऑफ अ स्टोर्ड ग्लूकोज चाहिए, उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिल जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेलाइसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, अब इसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसके लिए भी आपके 4 स्टेप हैं। तो देखो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट है आपका फॉस्फोरोलाइसिस। ओके, फॉस्फोरोलाइसिस के अंदर क्या होगा, सेम इसी का उल्टा चलना है आपने। आपके पास ग्लाइकोजन था, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। देखो सारी चीजें एज इट इज है, देखो फॉस्फोराइलिसिस है तो आपने क्या किया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम लिया, इसके प्रेजेंस में ग्लाइकोजन किसमें टूटा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और आपका ग्लाइकोजन जो रेसिड्यू था वो आपका निकल गया। ये बोल रहे रिक्वायर्ड पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP एज अ कोफैक्टर यहाँ पे आपको यूज करना होगा। अब देखिए ये चीज आपको सिर्फ याद करनी पड़ेगी, अब इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आपने जैसे से याद करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है आपका डी ब्रांचिंग। जैसे आपने यहाँ ब्रांचिंग की थी, अब आप डी ब्रांचिंग करेंगे, यानी कि ब्रांचेस तोड़ेंगे, बिकॉज ब्रांचिंग तो आपका स्टेबिलिटी दे रही थी, ग्लाइकोजन को स्टेबल कर रही थी, बट हमने तो ग्लाइकोजन को तोड़ना और इससे ग्लूकोज बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, ग्लाइकन ट्रांसफरेज एंजाइम है हमारा, ये क्या करता है, ट्रांसफर अल्फा 1,4 चेन टू नियर बाई ब्रांचिंग। और दूसरा एंजाइम हमारा यूज होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज, तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज द रिमेनिंग ब्रांच पॉइंट टू रिलीज द फ्री ग्लूकोज। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों का काम क्या, सिंपली आप बोल सकते हो ब्रांचिंग को तोड़ना, ताकि ब्रांच टूटेगी तो आपका ग्लूकोज क्या होते रहेंगे, फ्री होते रहेंगे फ्रॉम ग्लाइकोजन। ओके, अगला क्या है, स्टेप थर्ड इज कन्वर्जन टू GP6, उसी का उल्टा। अब हम लोग क्या करेंगे, G1P हमारे पास वहां भी था, इसे हमने G6P में कन्वर्ट किया। अगला स्टेप क्या है, रिलीज ऑफ फ्री ग्लूकोज इन लिवर। अब हमारे पास जो G6 था यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ओनली इन लिवर एंड किडनी में ये चीज होती है, मसल्स में ये चीज नहीं होती है। यही स्टेप आपने रिवर्स में लेके गए, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस आपका। ठीक हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड मैंने आपको यहाँ पर को क्लियर किया है। आपने ऐसे एग्जाम का आंसर करना है कि ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, पहले आप ग्लाइकोजन सिंथेसिस बताओगे, उसके बाद आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस आएगा, यानी कि फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनेगा फिर आप उसे डिफाइन करोगे। ओके, अगला क्या है, अब है आपका कन्वर्जन टू लिपिड। भाई लिपिड के फॉर्म में भी तो आपका ग्लूकोज स्टोर हो सकता है, ये कैसे होगा, ये भी छोटू सी है, इसको सुनते हैं। और लास्ट में क्या है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज स्टोरेज, यानी कि अगर आपने ग्लूकोज स्टोरेज कराना है तो उसके लिए रेगुलेशन भी होता है, मतलब कैसे आप ग्लूकोज स्टोरेज को रेगुलेट कर सकते हो, बाय हार्मोनल कंट्रोल, बाय एलोस्टेरिक रेगुलेशन, या फिर बायो ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव। तो उसको अब हम यहाँ समझेंगे, तो 2 स्लाइड इसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो कन्वर्जन टू लिपिड में क्या है, तो देखो लिखा हुआ है व्हेन ग्लूकोज स्टोर्ड
ओके अब देखो कन्वर्जन टू लिपिड में क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ये बोल रहा है व्हेन द ग्लाइकोजन स्टोरेज आर फुल द एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू अ लिपिड फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला था आपको कि अगर आपके पास क्या है, आपके पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो चुका है और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज अब आपके पास है, तो आपकी बॉडी उसे किस में कन्वर्ट करती है, लिपिड में, ताकि बाद में लॉन्ग टर्म में आप इसे क्या कर सके, यूज कर सकें। अब ग्लूकोज लिपिड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये स्टेप ना बहुत आसान है। जो रेस्पिरेशन वाले स्टेप्स मैंने बताए थे वही वाले स्टेप्स ही आपके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो हमने भाई ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। तो इसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज टूटता है और ये किसमें टूटता है, पायरुवेट में टूटता है। एक्चुअल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मिलते हैं, बिकॉज ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6 और पायरुवेट में कार्बन होते हैं 3। तो एक ग्लूकोज से 2 हमारे पायरुवेट हमको मिलते हैं। तो ये स्टेप को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो कि 10 स्टेप का 10 एंजाइम का इन्वॉल्व करने वाली प्रोसेस है। ओके अब ये बोल रहे हैं इसमें हमारी क्या होती है, एटीपी और एनएडीएच दोनों ही आपका प्रोड्यूस होता है। इसे आप ब्रैकेट पे डालिएगा। और साथ ही साथ इस स्टेप के पूरे स्टेप्स को, ये आपकी 10 स्टेप की प्रोसेस है पूरी, ठीक है। इस 10 स्टेप की प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए हमको अलग अलग मेटल आयन की जरूरत पड़ती है एज अ कोफैक्टर, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है। और इनका यूज क्यों करते हैं, टू स्टेबलाइज द एटीपी ऑफ एंड द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मतलब आपको ये बोलना चाह रहा है कि इस पूरी प्रोसेस में जब हम लोग ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं, तो इसमें हमारी एटीपी यानी कि एनर्जी निकल रही है। और इस एनर्जी को स्टेबल करने के लिए हमारा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अच्छे से प्रोसीड कराने के लिए हमको 2 कोफैक्टर की इस स्टेप में, ये जो 10 स्टेप की प्रोसेस है, इसमें जरूरत होती है। और वो दो हमारे मेटल आयन कौन से हैं, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ओके अगला सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन टू एसिटाइल कोएंजाइम। ये भी तो हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन का स्टेप है ये भी। इसमें क्या होता है, हमारा जो पायरुवेट है इसे हम एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। और एंजाइम यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है इस स्टेप में, वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो एक और चीज सुनिएगा, यहाँ पे हमने एंजाइम क्यों नहीं लिखा, हमने एंजाइम इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने वाली, ये 10 स्टेप की प्रोसेस है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 10 टाइप के एंजाइम की जरूरत होती है, तो उनको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन पायरुवेट से में कन्वर्ट होने वाली ये जो प्रोसेस है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और इस सिंगल स्टेप प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए जो एंजाइम की हमें जरूरत पड़ती है, दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की। ओके और इस स्टेप के लिए भी हमको भाई कोफैक्टर चाहिए होता है। और कोफैक्टर आपका कौन होता है, टीपीपी, यानी कि थाइअमीन पायरोफॉस्फेट यानी कि टीपीपी, और लिपोइक एसिड और एफएडी। और एफएडी आपका मैग्नीशियम आयन को रिक्वायर करता है, ठीक है। अब ये चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस। अब आपने एसिटाइल कोएंजाइम तो बना लिया, अब इस एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड को आप सिंथेसाइज करोगे कैसे, ये पूरा एसिटाइल कोएंजाइम पहले आपका मोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा एंड देन ये आपका फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। और इस स्टेप को प्रोसीड कराने के लिए हमारा जो एंजाइम होगा वो आपका क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि बायोटिन एंड एटीपी का रिक्वायरमेंट मांगता है इस कन्वर्जन के लिए। ओके अगला लास्ट स्टेप आपका कौन सा है, अगला है आपका इस फैटी एसिड से हमने ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करना है। तो होगा क्या, फैटी एसिड में जब हम लोग ग्लिसरॉल मिला लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमारा लिपिड यानी कि ट्राइग्लिसराइड मिल जाता है। और यही लिपिड हमारे एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं, जो फैटी एसिड वाले टिश्यू होते हैं, जो आपका हमारी बॉडी में जो फैट होता है ना एक्सेस में फैट, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, वो हमारे ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गई और अब जाके ये हमारी एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगी फॉर फ्यूचर। मतलब कभी हमारे पास इमरजेंसी है तो तब हम इसे यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ ना। तो कहीं पर प्रॉब्लम आई होगी तो प्रॉब्लम ऑब्वियस सी बात है, समझ तो नहीं आएगी। अभी थोड़ा क्या है, याद करने वाली चीजें है, बायो वाला टॉपिक है, थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है। और इसको मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा, जैसे यहाँ 10 स्टेप है, 10 के 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो इस वजह से ठीक हो गया। अब देखो अब लास्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ठीक हो गया ना, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की बहुत जरूरत है, यहीं से हमें एनर्जी मिल रही है। लेकिन हमने बोला कि हमारा जो ग्लूकोज है वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बॉडी में आपका ग्लूकोज
ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, तो हमने इसे ग्लाइकोजन और लिपिड में कन्वर्ट किया। अब ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन के बाद ये हमारी बॉडी में अब स्टोर हो जाता है, तो इस स्टोरेज को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है, और बायो इनऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो अब हम ये समझेंगे कि कैसे हम हमारे ग्लूकोज स्टोरेज को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल के जो 2 पॉइंट है वो क्या लिखे हैं, ये बोल रहा है हमारे पास 2 हार्मोन है। सबसे पहले ये इंसुलिन की बात कर रहा है। ये बोल रहा है इंसुलिन जो हार्मोन है इसका काम क्या होता है, ये कैसे ग्लूकोज स्टोरेज को मेंटेन या फिर रेगुलेट करता है। तो बोल रहा है इंसुलिन जो है ना वो आपका ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और ग्लाइकोनियोलाइसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हमेशा ये ट्राई करता है, या फिर आप बोल सकते हो ये हमेशा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, यानी कि मैक्सिमाइज करता है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट होगा तभी हमारा ग्लूकोज हमारी बॉडी पे स्टोर होगा। और साथ ही साथ आप बोल सकते हो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोलाइसिस, इसको इनहिबिट करता है, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज स्टोर हो, ना कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज स्टोर हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कम हो सके और स्टोरेज ज्यादा हो सके। ठीक हो गया। और ये बोला एक दूसरा हार्मोन है, जैसे बोला अगर आप लिवर में देखोगे तो इसे हम ग्लाइकोगॉन कहेंगे, और मसल्स में देखोगे तो एफिनेफ्रिन कहेंगे। तो ये जो हार्मोन है ये क्या काम करते हैं, तो ये बोल रहा है ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोनियोलाइसिस ड्यूरिंग द लो ब्लड शुगर एंड स्ट्रेस। तो ये बोला जब लो बीपी हो जाता है और स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो ये स्टिमुलेट किसको करते हैं, ग्लाइकोनियोलाइसिस को। ग्लाइकोनियोलाइसिस मतलब नाम से समझ में आ रहा, ग्लाइकोनियोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस करना, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना, क्योंकि जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तब हमारे ग्लूकोज निकलेगा, और जब हमारा ग्लूकोज निकलेगा तो हमारी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, और शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो लो बीपी है वो हमारा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि बीपी तो लो हो रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, बीपी को हाई करने के लिए शुगर लेवल का बढ़ना होगा। शुगर लेवल कैसे बढ़ेगा, जब हमारी बॉडी क्या करेगी, ग्लाइकोनियोलाइसिस करेगी, यानी कि जो स्टोर्ड ग्लूकोज है जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड था उसको दोबारा से तोड़ के ब्लड में लाएगी, ताकि ब्लड में जो ब्लड का लेवल है जो कि कम हो रखा था उसे वापस से मेंटेन कर सके। और ये काम किसका होता है, हमारे 2 हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लिवर में इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोगॉन, और मसल्स में इन्वॉल्व होता है आपका एफिनेफ्रिन। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आपका एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या बोल रहा है, पहला ही बोल रहा है ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो एंजाइम है ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा बाय 6GP यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो हमारा एंजाइम था जो हमने आपके पढ़ा हुआ था, ये इनहिबिट होता है बाय ATP 6GPT एंड एक्टिवेटेड बाय AMP। ओके। अगला लास्ट है बायो इनऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो हमारे आयंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन क्या लिखा है, ये पूरा एसेंशियल फॉर द ATP बाइंडिंग इन अ काइनेज रिएक्शन। और कैल्शियम आयन किसके लिए जरूरी होता है, एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज काइनेज ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड जिंक किसके लिए इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लुएंस द इंसुलिन सीक्रेशन। तो इनका डायरेक्ट रोल नहीं है बट इनडायरेक्ट रोल है, तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर नंबर ज्यादा है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतने से भी आपका काम बन जाएगा। ओके। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने बात की ग्लूकोज स्टोरेज पे। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस लेक्चर को अभी हम यही फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।